नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 54 है, जो कि 29 मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि हमेशा राह कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। पहले मैं कार्ला की स्थिति के बारे में पूछना चाहूँगा। तो राह कहते हैं, यह वैसी ही है जैसा कि पहले बताया गया था। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मेरे पास जिम का एक सवाल है, जो उसके उस अनुभव के बारे में है जो उसने अपनी ज़मीन पर पहली बार जाने पर किया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि आपके अस्तित्व या जिंदा रहने की चाबी घुमा फिराकर आपकी चिंता या डर के माध्यम से आती है। यानी कि जब आप किसी चिंता या डर में होते हैं तो उस चीज़ का सामना करने का उपाय कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। वो इकाई एंजेलिका थी। क्या आप इस संबंध में जिम को जानकारी दे सकते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ, दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया ना जिम के बारे में, तो जिम ने अपनी एक लैंड ली थी, एक प्रॉपर्टी ली थी, जो कि काफ़ी एकड़्स में है, जहाँ पर जिम अकेले रहना पसंद करते हैं। आज भी वो लैंड है उनके पास और वो वहाँ पर अकेले जाकर ध्यान में बैठना पसंद करते हैं। तो उसी के बारे में बात हो रही थी कि जब वो पहली बार वहाँ गए थे और ध्यान अवस्था में बैठे थे, तो उनका किसी उस ध्यान अवस्था में एक चैनलिंग हो गई थी उनकी। तो वहाँ पर उनको एक मैसेज मिला, जिसमें मैसेज में ये था, मतलब ये कहा गया था कि आपके अस्तित्व या जिंदा रहने की चाबी घुमा फिराकर आपकी चिंता या डर के माध्यम से आती है। यानी कि जब आप किसी चिंता या डर में होते हैं तो उस चीज़ का सामना करने का उपाय कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है। और उस एंटिटी का नाम जो था वो एंजेलिका था। तो डॉन ने पूछा कि क्या आप उस एंटिटी के बारे में या इस अनुभव के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ, हम बता सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या कृपया आप ऐसा करेंगे? तो रा कहते हैं, जैसा कि हमने नोट किया है, प्रत्येक इकाई के पास कई मार्गदर्शक उपलब्ध हैं। इन मार्गदर्शकों का दो प्रकार का बाहरी व्यक्तित्व यानी पर्सोना होता है, जिसकी ध्रुवीयता पुरुष और स्त्री होती है। तीसरी प्रकार उभयलिंगी है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ध्रुवीयता होती हैं, और ये एक अधिक एकता के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्गदर्शक, जिसका नाम एंजेलिका था, उसकी बाहरी व्यक्तित्व की ध्रुवीयता स्त्री जैसी थी। भ्रम के कानून के कारण इस संदेश को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। हम सुझाव दे सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ असंतोष की स्थिति मौजूद होगी। इस प्रकार इकाई को आगे की खोज के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह असंतोष, घबराहट या चिंता, यदि आप चाहें तो यह अपने आप में इतनी उपयोगी नहीं है। इस प्रकार इसका उपयोग भी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उन्होंने कहा ना, रा ने कहा, देखो, हर व्यक्ति होता है ना, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, हर उसका ना कोई मार्गदर्शक होता है। मतलब हायर सेल्फ जैसे होते हैं, ऐसे ही हायर सेल्फ के अलावा भी और मार्गदर्शक होते हैं। कुछ हो सकता है फोर्थ डेंसिटी के हों, कुछ फिफ्थ डेंसिटी के हों, कुछ सिक्स्थ डेंसिटी के हों। सिक्स डेंसिटी में तो हमारे हायर सेल्फ होते ही हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कुछ एस्ट्रल प्लेन्स में होते हों, कोई मिडिल एस्ट्रल प्लेन्स में होते हो, कुछ हायर में होते हों। तो जिनका झुकाव दूसरों की सेवा का होता है ना, वो मार्गदर्शक का ही मतलब रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा जानकारी होती है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, जानकारी है बस।
अलग अलग तरीके के अनुभव चल रहे हैं, उनसे जानकारियाँ पैदा हो रही हैं, जो जानकारियाँ पैदा हो रही हैं वो सारी रचयिता के पास जा रही हैं। इसलिए रचयिता सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंस उनकी सबसे सुप्रीम है। तो इस केस में यहाँ पर जो रा ने बोला ना, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास कई मार्गदर्शक होते हैं और उनका पर्सोना भी होता है। पर्सोना यानी कि उनका बाहरी शारीरिक रूप भी होता है अलग अलग तरीके का। किसी किसी केस में पुरुष का भी हो सकता है, किसी किसी केस में स्त्री का भी हो सकता है, किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हों। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कही कि ये जो होते हैं ना उभयलिंगी, मतलब जो दोनों, जिनके अंदर दोनों ये पोलैरिटी होती है, स्त्री की भी और पुरुष की भी, वो एक्चुअली में रियलिटी में एकता, पूर्ण संपूर्णता का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मतलब वो उनके अंदर यूनिटी बाकियों से, मतलब जो स्त्री और पुरुष है उनसे ज़्यादा होती है उनकी सोच में भी। तो यहाँ पर फिर वो आगे कहते हैं, ये जो एंजेलिका नाम की एंटिटी थी वो एक स्त्री थी, ठीक है। और क्योंकि भ्रम का कानून लगा हुआ है, भ्रम का कानून यानी ये मायाजाल जो बना हुआ है, या वास्तविकता में भ्रम ही तो है। सारी चीज़ें तो रोशनी के कणों से एक जगह पर इकट्ठी होकर बनी हुई हैं, कि जितनी भी चीज़ें हमें लगती हैं रियल हैं, ये रियल थोड़ी ना है, तो रोशनी के कण हैं, इनके अंदर तरंगे, इन कणों के अंदर, तो वो सारी मिलके एक जगह पर इकट्ठे होकर हमें शारीरिक रूप भी बनते हैं, हमारे दीवारें भी बनती हैं, टेबल भी, चेयर भी, सारी चीज़ें उसी से बनती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भ्रम के कानून के कारण ना इस मैसेज को थोड़ा समझना मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि हम सुझाव दे सकते हैं आपको कि ये जो असंतोष होता है, ये दिक्कतें पैदा होती हैं, घबराहट होती है, चिंताएं होती हैं, इनका ना किसी किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि उसको प्रोत्साहन मिले कि वो आगे के एक्शन ले, पर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि मतलब लोगों को इससे प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि लोग घबरा कर पीछे हट जाते हैं। तो इससे ना उनके अनुभव नए जनरेट होना ना, ऐसा पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो रा ने यहाँ पर यही कहा कि इसका उपयोग जो होता है ना, ये डर, घबराहट, असंतोष, चिंता, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इससे आपकी जो फर्दर ग्रोथ और जो आपकी प्रोग्रेस होनी होती है ना, उसमें रुकावटें पैदा होती हैं, और वास्तविकता में इनका कोई उपयोग नहीं है और ना ही कोई फ़ायदा होता है। खैर, फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। धन्यवाद। मैं उस ऊर्जा का पता लगाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों से आती है। मैं एक बयान देने जा रहा हूँ और आप मेरे उस बयान पर सुधार कर सकते हैं और मेरे विचारों को विस्तार से समझा भी सकते हैं। लोगोस से ही सारी रोशनी की तरंगों की कंपनता की तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसीज आती हैं अलग अलग, यानी कि लोगोस से सारी ऊर्जाएं आती हैं। इन तरंगों की ये सारी कंपनता की तीव्रता लोगोस के द्वारा बनाई गई सभी घनत्वताओं के अनुभव को बनाती हैं। मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ कि हमारे सूर्य की ग्रह प्रणाली, इसकी सभी घनत्वताओं में जितने भी अनुभव होते हैं वो हमारे सूरज द्वारा बनाए जाते हैं और हम उसे अपना लोगोस मान सकते हैं। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। वैसे उन्होंने कहा कि ये जो जो ऊर्जाएं चलती है ना लोगोस के तरफ से, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था। अब आपको याद होगा शुरुआती दौर में जब हम लोग सेशन कर रहे थे, तो जैसे मान लीजिए आपकी आँख के सामने ये हमारी पूरी गैलेक्सी है, इनके इसके सेंटर में ये लोगोस हैं, ठीक है, रोशनी के। यही हमारी जितनी गैलेक्सी की जितनी चीज़ें बनेंगी, जितनी घनत्वताएँ बनेंगी, उनके रचनाकार ये हैं, ठीक है। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट बना देते हैं। अब वो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद जो सूरज होते हैं ना, वो उन घनत्वताओं को तैयार करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जब ये अंदर से, आपको याद होगा हमने कहा था कॉमेट की तरफ फेंकते हैं अंदर से, है ना, तो ये बेसिकली वो एक रोशनी का गोला सा फेंकते हैं, उसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट बना होता है। वो एक जगह पे आएगा, धमाका होगा, सारी रोशनी की तरंगें इधर उधर हो जाएंगी। फिर उन्हीं रोशनी की तरंगों का इस्तेमाल करके प्लस जो सूरज है वो अपनी तरंगे यानी अपनी रोशनी फेंकना शुरू करेंगे, और जहाँ पे जितनी जितनी रचना जिस हिसाब से होनी चाहिए उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो अपनी रोशनी डाल डाल के उसके ऊपर वो ब्लूप्रिंट को तैयार कर रहे होते हैं, यानी उस एक तरीके से उस ग्रह को तैयार कर रहे होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल देखने में ऐसा है जैसे कि हमारे घर में किसी ने ईंटों की दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टर भी लगाना है, उसके ऊपर पेंट भी करना है, उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, ऊपर से लेंटर भी डलेगा, सारी चीज़ें होती है जैसे हम लोग करते हैं अपने घर के अंदर। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो लोगोस हैं वो क्रिएटर है, क्योंकि वो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, तो वो ब्लूप्रिंट देंगे। ब्लूप्रिंट देने के बाद उसके ऊपर जो रचना होगी वो सूरज करेंगे। और देखा भी जाए, अगर हम इसको वैसे देखें अपने मतलब रियलिटी में भी अगर देखें, जिसको हम सो कॉल्ड रियलिटी बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली इल्यूजन, भ्रम है जो कि, तो
अगर हम इसको वैसे भी देख के चले, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पेड़ पौधे उगने शुरू होते हैं, ठीक है। नदियों का भी प्रवाह उसी के कारण है, क्योंकि अगर सूरज ना हो तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए पूरा का पूरा ग्रह, है ना। ठंडक इतनी हो जाए कि कुछ हो ही ना, कुछ चले ही ना। पानी ना हो तो बाकी चीज़ों की मतलब रचना नहीं हो सकती। तो सूरज की महत्वता इतनी है कि उसकी जो रोशनी के कण कण जहाँ जहाँ जितने जितने पड़ने चाहिए ना, उसके हिसाब से डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर राय यही बताना चाहते थे, और वो ये कह रहे हैं कि देखो घनत्वताएं तो सारी अवेलेबल हैं, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, अब ये चौथी घनत्वता में पहुँच गई, तो अब चौथी वाली अनलॉक होगी, मतलब बाहर से अंदर की तरफ कंप्रेस होनी शुरू होगी। यानी हमारे जो धरती है ना, इसके बाहर ही अदृश्य है वो, अब वो आके धरती के ऊपर पड़नी शुरू होगी और दृश्यता में आएगी, है ना। इसी तरीके से उसके बाहर वो पांचवी वाली भी अवेलेबल है, वो अदृश्य में रहेगी। जब चौथी घनत्वता कंप्लीट हो जाएगी, फिर पांचवी वाली उसके ऊपर आके गिरेगी, फिर इसी तरीके से छठी होगी, फिर अंत में जाके हो सकता है कि ये जो हमारी धरती है वो सूरज का रूप ले ले। कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से रान ने समझाया, उन्होंने बताया कि लोगोस तो घनत्वताएं बना देंगे, डिज़ाइन कर देंगे, यानी ब्लूप्रिंट बना देंगे, लेकिन ये तो कार्य सूरज का है कि वो उस ग्रह के ऊपर बाकी सारी चीज़ों को डिज़ाइन करें। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इस अलग अलग प्रकार की कंपनता की तीव्रता को 7 रंगों में विभाजित किया जाता है, ताकि इनमें से प्रत्येक रंग हमारे सूर्य लोगोज, सूर्य के एक सब लोगोज यानी पृथ्वी के लिए बेसिक कंपनता की तीव्रता फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और यह कि एक सब लोगोज या एक व्यक्ति इन मूल कंपनताओं की तीव्रता या रंगों में से किसी एक को सक्रिय कर सकता है और उस शरीर का उपयोग कर सकता है जो कि उस कंपनता की तीव्रता या रंग को सक्रिय करने से बनती हैं। क्या यह सही है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया ना, उन्होंने कहा कि देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ बस अभी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लोगोज है ना, वहाँ से एक तो हमारी वो चलती हैं, तरंगे चलती हैं, वो जाके सूरज पे पड़ेंगी, ठीक है। अब जो सूरज है ना, वो भी उनकी तरफ से भी जो चलती है ना, वो विभाजित होकर 7 रंगों में डिवाइड होती होंगी। और इसी तरीके से हमारे पास 7 शरीर हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तो 7 शरीर की ही बात की गई है ना, मतलब इथेरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इथेरिक टेम्पलेट, सेलेस्टियल बॉडी, कॉजल बॉडी, अगर हम इनकी भी बात करें तो कह रहे इस तरीके से हमारे पास 7 रंग हैं। लेकिन ये जो सूरज की तरफ से जो एक तरंग चलती होगी ना, वो एक सिंगल बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज़ याद हों दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसीज़ हम लोगों ने ऐसे डिस्कस की थी कि भाई ये ऊपर से ये जो है ये थोड़ी धीरे कांपती हुई तरंग है, फिर ये उससे नीचे से उससे हल्की सी तेज़, फिर उसके बाद वाली हरी वाली उससे तेज़, फिर ये इसके ऊपर वाली इससे नीचे वाली उससे तेज़, सबसे नीचे वाली और उससे तेज़, और अंत में सबसे नीचे जाके हो सकता है कोई फ्लैट लाइन हो जो कि बिल्कुल ही रचयिता जैसी हो, जिसके अंदर सबको मर्ज करना होता है ताकि रचयिता की सारी सोच में हम लोग चले जाएं। तो वो कह रहे हैं लेकिन इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी, हो सकता है इन सबको मिला के हो सकता है इनमें से कोई एक तरंग हो, उसकी कोई बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारे ग्रह पर आके हम लोगों पर पड़ती है, और हम जैसे जो लोग हैं उन्हें सब लोगोज कहा जाएगा। सब लोगोज इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लोगोज के बाद सूरज क्या हुआ? सब लोगोज। धरती क्या हुई? सब लोगोज। तो हम क्या हुए? सब लोगोज, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी जो मतलब शरीर है, उनके जो बाहर के जितने भी ये है ना शरीर, ये हमारे को बेसिक फ्रीक्वेंसी बाहर से ऐसे फेंकते होंगे हमारे शरीर के ऊपर, लेकिन ये डिवाइड होके जब तक हमारे शरीर के ऊपर आती होगी, उसके बाद ये 7 रंगों में विभाजित होती होगी। कुछ अदृश्य हैं, कुछ दृश्य हैं। जो दृश्य हैं वो अभी हम लोग दिख रहे हैं जिसमें, उसमें हम लोग। तो कह रहे लेकिन ये जितने भी हैं ना, वो सारे हम जब चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल तो है ही है, क्योंकि वो तो बेसिक फ्रीक्वेंसी है। तो यहीं पर डॉन का ये सवाल था। और इसमें भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर डॉन ने जो सवाल में की, उन्होंने कहा कि जब ये सारी बॉडीज़ अवेलेबल है, ये हमारे ऊपर है कि हम जो चाहे उस बॉडी को एक्टिवेट कर लें, और अगर हम चाहें मेडिटेट करें और अपना संतुलन बनाएं, बेसिकली संतुलन बना के हम इनमें से कोई सी भी बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसा है? तो राइस का जवाब देते हैं, यदि हम आपके प्रश्न को सही ढंग से समझते हैं तो यह इसमें सही नहीं है कि सब लोगोज आयामों या डायमेंशन में नहीं, बल्कि सिर्फ सहरचयिता या कोई भी इकाई में रहते हैं। तो रा ने दोस्तों यहाँ पर कहा, देखो ये जो तुम कह रहे हो ना कि अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं हम लोग, कहते हैं ऐसा नहीं है अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। ये जितनी भी तरंगे आ रही होती हैं ना, तरंगे तो अवेलेबल रहेंगी,
इनमें बस ठहरी हुई ऊर्जा रहेगी। अब वो ठहरी हुई ऊर्जा है, तुम्हें इस्तेमाल करनी है तो तुम कर लो। ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग डायमेंशन में हो, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसको तुम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अलग अलग डायमेंशन में जाके है। ये जैसे हमारी धरती के लिए आसपास चारों तरफ वो लगी हुई है ना, क्वारंटीन लगी हुई है, इसी तरीके से एक अदृश्य चौथी घनत्वता भी है। अब चौथी घनत्वता में जब हम लोग जाएंगे तो चौथी घनत्वता के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी ये जो 1 2 3 4 ये एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होनी चाहिए कायदे से, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन इन बॉडीज़ के बारे में रा ने प्रीवियस सेशंस के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि बाहर कौन सी बॉडी होती है, वो किस प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें बताई हुई है रा ने, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो चौथी घनत्वता होगी उसके अंदर हम लोगों की एक्चुअल बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की बॉडीज़ हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम उस नेक्स्ट डेंसिटी में जाके और मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो बाहर की भी एक्सेस की जा सकती हैं। तो खैर अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। मेरा मतलब यह था कि कोई भी इकाई में एक शरीर सक्रिय हो सकता है जो इन 7 किरणों में से एक है, क्या यह सही है? तो डॉन ने दोस्तों देखो वही सवाल दोबारा पूछ लिया। डॉन को लगा कि हो सकता है उनको मतलब जवाब या सवाल ढंग से समझ नहीं आया हो, तो उन्होंने पूछ ही लिया। उन्होंने वही सेम चीज़ पूछ ली कि इसका मतलब ये है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि इनमें से कोई सी भी बॉडी कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक्टिवेट कर सकता है ना उसको। तो रा कहते हैं यह बिल्कुल उसी अर्थ में सही है जैसे कि ये कहना कि कोई भी एक जटिल वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है जिससे सुनने में मधुर सुरीली आवाज़ें निकलती हैं, जैसे कि आपका पियानो, और इसे इतनी अच्छी तरह से बजा सकते हैं कि यह जनता के सामने संगीत कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेटाफॉर के ज़रिए बताया, लेकिन रा ने कहा देखो ये उसी तरीके से सही है, उसी अर्थ में सही है कि देखो म्यूज़िक तो देखो तुम्हारे यहाँ पे वाद्य यंत्र है, म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कोई उससे थोड़ा सा ठीक बजा लेगा, कोई उससे बेहतर बजा लेगा, कोई उससे और बेहतर बजा लेगा। यहाँ पे उदाहरण के लिए उन्होंने पियानो का नाम ले लिया, ठीक है। वो कह रहे अब कोई व्यक्ति हो सकता है पियानो को नॉर्मली बजाए, एक एक टिंग टिंग टांग टांग टुंग टुंग करते हुए, एक उसके अंदर आराम से म्यूज़िक भी बजा सके, गड़ंग करके आवाज़ निकाले, एक ऐसा होगा टिंग 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 टिंग, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको चैनल कर रहा है, मतलब उस म्यूज़िक को ढंग से बजा रहा है। वो चाहे तो एक पियानो के ही ढंग करके इस तरीके से पूरी के पूरा म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है उस माहिर पर कि वो मेडिटेशन कर करके अपने इन जितने भी बॉडीज़ हैं इनको किस तरीके से संतुलन मिलाता है, यानी सिंक मिलाता है, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और एक म्यूज़िक को क्रिएट कर दे। फिर इसमें वो आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में हालांकि यह सच है कि प्रत्येक असली रंग का शरीर उपलब्ध है जिसमें ठहरी हुई ऊर्जा है, यानी कि उसमें संभावना है। इसके लिए ऐसे कई हुनर और अभ्यास ज़रूरी हैं जिसके द्वारा आप में से कोई भी अपना और अधिक विकसित या हल्का शरीर प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पता है रा क्या कह रहे हैं? रा कह रहे हैं कि देखो ये सारे जितने भी शरीर ना, देखो वो तो उपलब्ध है तुम्हारे पास, हर असली रंग जो इसके अंदर है वो उपलब्ध है तुम्हारे पास, और इसके अंदर होती है ठहरी हुई ऊर्जा, यानी पोटेंशियल तो है इसके अंदर, अभी ठहरी हुई है ऊर्जा, अभी तुमने वो वाली ऊर्जा इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की है। जब आप इस्तेमाल करोगे किसी भी तरीके की ऊर्जा, तो ऊर्जा की वजह से कुछ ना कुछ तो खलबली तो मचेगी ना, चीज़ें आगे पीछे तो होंगी ना। कह रहे तो उसमें संभावना तो है, लेकिन इसके लिए कुछ हुनर और अभ्यास ज़रूरी होते हैं जो कि मेडिटेशन से ही आ सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी आप में से कोई भी चाहे ना ये हल्का शरीर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो हल्का शरीर की बात हो रही है ना दोस्तों, यहाँ पे पता है रा क्या कह रहे हैं? रा कह रहे हैं कि अगर आप, जैसा कि हमने बताया था ना कि आपके जो एक एक कण है, अगर आप मेडिटेशन में जाके के कण के अंदर आप चले जाओ, अपने एक सेल के अंदर चले जाओ और उसके अंदर की जो ऊर्जा उसे एक्सपैंड करना शुरू कर दो, तो होता क्या है, जब वो ऊर्जा एक्सपैंड होनी शुरू होगी ना, एक्सपैंड हो गई ये बाहर की बॉडीज़ के अंदर आनी शुरू होगी, और धीरे 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 ऊर्जा एक्सपैंड करके आप ये इनर बॉडी से, मान लो अगर हम मेंटल बॉडी में हैं इधर ग्रीन वाले में, यहाँ से निकल के हम लोग ये इसमें नीले वाले में जाना शुरू कर देंगे ऐसे, या कह लो कि अगर हम पीले में हैं तो पीले से हम हरे वाले में जाना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हरी वाली घनत्वता जो है वो हल्की है, तो आपकी बॉडी ज़मीन से लिफ्ट होकर हवा में ऊपर उठने लग जाएगी। और आप में से कई लोगों ने शायद ये अनुभव भी किया होगा कि जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं तो आप अपने हाथों को और बॉडी को ऐसे देखेंगे जैसे मेरा शरीर फूल रहा है, जैसे एक्सपैंड हो रहा हो,
वो एक्सपेंशन इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो जो शरीर के कण कण होते हैं ना, वो बाहर की तरफ फैलना शुरू होते हैं, एक दूसरे को धक्का भी दे रहे होते हैं। वो धक्का देने की वजह से येलो से इस बाहर वाली बॉडी में एंटर हो रहे होते हो आप। और ऐसी कई मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो कि काफ़ी मंक्स भी जानते हैं। उनका इस्तेमाल करके वो अपने शरीर को ज़मीन से हवा में भी उठा सकते हैं, और ये मेडिटेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसी चीज़ को लेविटेशन बोलते हैं, यानी ज़मीन से नीचे हवा में उठ जाना। और आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि आप दीवारों में से निकल जाओ। बड़ा आसान है ये। आसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इस चीज़ में महारत हासिल कर लो, मेडिटेट कर करके, जैसे कि आप 1 घंटा सेट सुबह किया, 1 घंटा सेट शाम को किया, ऐसे करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका कंप्लीट कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों पे कंट्रोल लेना होता है। जब वो आ जाता है ना कंप्लीट, तो फिर आप इनके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं। इसको पेनिट्रेशन बोलते हैं। ये बाहर की जितनी भी बॉडीज़ है ना, इनको पेनिट्रेट करना शुरू करोगे, और जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी ज़मीन से हवा में उठना, आप एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह निकल आना। वो इसलिए क्योंकि ये जो शरीर है ये घुल के इसके अंदर आ गया, और ये है हल्का, ये निकल जाएगा, ये इधर से गायब, ये क्योंकि गायब अवस्था के अंदर है, ये यहाँ से निकल के शरीर इसके अंदर चला जाएगा। ये केवल चेंजेस हो रही हैं, स्टेट चेंजेस हो रही हैं। आप ये मत सोचना कि शरीर खत्म हो गया इसके अंदर, शरीर खत्म नहीं हो रहा है। इसके सेल्स यहाँ से छोड़ के यहाँ बाहर वाली इसमें चले गए स्टेट में। अब बाहर वाली में चले गए, वो तो अदृश्य स्टेट है, तो आप अदृश्य हो गए। अब जब अदृश्य हुए तो आप बड़ी तेज़ी से इन्हीं, अगर आपको याद होगा ये फ्रीक्वेंसी वाला, ये याद होगा, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल करके, अगर आप ये पीली वाली में थे, आप पीली वाली से हरी वाली में आ गए, हरी वाली से तेज़ काँप रहे, तो आप इसमें तेज़ी से निकल के यहाँ से यहाँ पीली वाली में दोबारा वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है कि आपका इतना कंट्रोल आ गया है कि आप अंदर से यहाँ से बाहर निकले, इस शरीर से हरे वाले में गए, हरे वाले में जाने के बाद आप तेज़ी से वो किसी और जगह निकले, और वहाँ से दोबारा पीली वाली में आ गए वापस, यानी शारीरिक रूप में वापस आ गए। और ऐसा आपने कई उनके अंदर भी देखा होगा, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, कि कोई व्यक्ति यहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ से निकल आता है। वो जो यहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ से निकल आता है, वो ये ही चीज़ चल रही होती है। आइंस्टाइन ने इसको बोला था स्पूकी इफ़ेक्ट। इसमें आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनका, क्योंकि आइंस्टाइन सिगरेट पीते थे, तो उनका जो एस्ट्रे था ना, वो एस्ट्रे रखा हुआ था। तो हुआ क्या था कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते वो अचानक से ही हुआ उनके साथ कि वो जो एस्ट्रे था ना, वो उनकी टेबल से गायब होकर दूसरे कमरे में दूसरी टेबल पे जाके वहाँ से निकल आया। लेकिन वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था उनका। उनको पता चल गया था कि ओ अच्छा, चीज़ें इस तरीके से डीमटेरियलाइज होके दूसरी जगह से भी निकल सकती हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ें टेक्नोलॉजी से भी हो सकती हैं, ये चीज़ें क्या कहते हैं, आप मेडिटेशन से भी कर सकते हो। इसको टेलीपोर्टेशन भी बोलते हैं। टेलीपोर्टेशन मतलब एक जगह से गायब होना, दूसरी जगह से निकल आना। लेकिन उसको करने के लिए आपको अपने सेल्स को एक्सपैंड करना आना चाहिए, और अपनी इस शारीरिक जो अवस्था है इससे एक्सपेंशन लेके दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश करके उसमें तेज़ी से कहीं निकल के दोबारा वापस उसी बॉडी के अंदर वापस आना होता है। ये कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है, कई मेडिटेटर्स अपने अंदर ले आते हैं। और ऐसा नहीं है सीखा नहीं जा सकता, ये भी सीखा जा सकता है, ये धीरे धीरे मेडिटेशन से आ जाता है। खैर, अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। मैंने यह बयान सिर्फ उस बेसिक सवाल पर आने के लिए दिए हैं जो मैं अब पूछना चाहता हूँ। यह पूछने के लिए कठिन सवाल है। हमारे पास सब लोगों से बुद्धिमान ऊर्जा आ रही है, जिसे हम अपना सूरज कहते हैं, जो तब रूप लेता है, और हम एक उदाहरण के रूप में केवल एक सब लोगोज लेंगे जो कि एक इकाई है, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति है। इस बुद्धिमान ऊर्जा को किसी न किसी तरह से सुधारा या विकृत किया जा सकता है, ताकि वह ऐसी इकाई बन सके जो व्यक्तित्व की कुछ विकृतियों के साथ हो, जो एक इकाई के लिए या उस इकाई की मानसिक भाग यानी कि सोच के लिए आवश्यक है, ताकि वो अविकृत होकर एक बार फिर से शुद्ध रूप से वास्तविक बुद्धिमान ऊर्जा के साथ एक हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों डॉन ने जो सवाल किया ना, डॉन ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे जो लोगोज़ है, यानी कि ये जो हमारे ये गैलेक्सी का कोर है, ये जो सेंटर है, यहाँ से इंटेलिजेंट एनर्जी, बुद्धिमान ऊर्जा, जो यही जो रोशनी के कण कण जो हम आंखें मूंदते जो हमें दिखते हैं, कह रहे यहाँ से चलने शुरू होते हैं हमारे सूरज की तरफ। ठीक है, अब जब सूरज की तरफ वो आए, उसके बाद वहाँ से सारी चीज़ें बननी शुरू होंगी। अब किसी भी व्यक्ति के लिए पैदा होने के बाद आगे बढ़ने के लिए भाई सूरज तो बहुत ही ज़रूरी है ना। बिना सूरज के तो एक आम आदमी का भी विकास नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता।
मतलब बच्चा जो है वो बड़ा भी नहीं हो सकता, वो इतनी मुश्किल हो सकती है बिना सूरज के, क्योंकि उसकी जो रोशनी की कण कण जो होते हैं ना, वो ही उस व्यक्ति के शारीरिक रूप पे पढ़ पढ़ के उसको बड़ा रूप दे रहे होते हैं। ये हमें लगता है कि बच्चा वैसे बड़ा हो रहा होता है, लेकिन इसमें सूरज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। और उसी से ही वो खाना भी बन रहा होता है, वो खाना भी उसके शरीर में जा रहा होता है, जो उस ऊर्जा को उसको दे रहा होता है उसके शारीरिक विकास को मतलब बढ़ोतरी देने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर होती है, ठीक है, जिससे कि एक व्यक्ति का विकास होता है या उसका कोई रूप बनता है, ठीक है। तो हालांकि आपको याद होगा यहाँ पर जो रूप है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो वो अपनी क्या कहते हैं उसमें सातवीं घनत्वता में बैठ के बनाएगा अपना अवतार। लेकिन वो अवतार जब यहाँ पे आके बनेगा और उसके बाद वो जब बड़ा होने लगेगा ना, तब जाके वो अपना एक्चुअल रूप लेना शुरू करता है। जब कोई बच्चा बचपन से बड़ा होना शुरू करता है, जब वो माँ के पेट में होता है ना, तो वो अवतार ही है जो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो कहता है कि वो इस तरीके की इकाई बन सके जो कि उसके अंदर हो सकता है कुछ कमियां हों, कुछ चीज़ें हों, हो सकता है उसके दिमाग के अंदर मतलब अपनी कुछ रुकावटें हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि ये जो ऊर्जा है ना उसकी सोच की विकास के लिए भी आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वो अपने मानसिक विकास का इस्तेमाल करे या अपनी नॉलेज का मेडिटेशन के द्वारा इस्तेमाल करे, तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि अंत में जाके वो इस बुद्धिमान ऊर्जा का हिस्सा दोबारा बन जाए, यानी अपने आप को गायब करके इसी के अंदर मिल जाए। यानी वो यहाँ पे एक तरीके से रेनबो बॉडी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर मेरा बयान सही है या नहीं, और दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। इसका एक के कानून की पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा के अलावा क्या और भी कोई जवाब है। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने अभी कहा क्या वो सही है, और दूसरा, क्या इसका ये जो स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल जो है, इससे भी कुछ लेना देना है या इसके अलावा भी कोई जवाब है। तो रा कहते हैं, यह बयान काफ़ी हद तक सही है यदि आप पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति में प्रवेश करेंगे, यानी कि उसे समझना शुरू करेंगे और उसे खुद पर लागू करेंगे, तो खुद को जान सकते हैं और यह समझ पाएंगे कि आपको अनंत रचयिता के जैसे पहचान पाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है विभिन्नता, यानी कि अलग अलग तरह के अनुभव। यदि किसी चीज़ को नहीं समझने की कोई संभावना ही नहीं होगी, तो उसकी समझ भी नहीं होगी, इस प्रकार कोई अनुभव भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे रा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम इस फ्री विल को ढंग से समझने की कोशिश करोगे ना, तब तुम अपने आप को और बेहतर समझ पाओगे, और इसको खुद पे लागू करोगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो वो कहते हैं, रचयिता बनने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। रचयिता बनने के लिए सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है विभिन्न विभिन्न तरीके के अनुभव। और ये इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए जानवर हो गए, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, आप हो गए, हम हो गए, इतने इतने रूपों में रचयिता ने अपने आप को डाल दिया, ठीक है। बेसिकली वैसे जो बेस्ट अनुभव उनको मिलता है वो मिलता है इंसानों के द्वारा। तो अपनी आत्मा जो उनकी इमेज है, जो उनकी हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो रचयिता की इमेज ही होती है। वो आत्मा अपने अंदर हमारे अंदर डाल दी। अब जब वो अंदर डाल दी तो जब हम कोई अनुभव ले रहे होते हैं ना, हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी उस आत्मा के अंदर इकट्ठी हो रही होती है, और उस आत्मा के द्वारा वो आत्मा इन तरंगों से कनेक्टेड होती है। ये जो तरंगे हैं ना, ये जो अभी हम इसमें देखते हैं, हाँ, ये जो तरंगे हैं ना, वो आत्मा इन तरंगों से कनेक्टेड होती है। तो इन तरंगों के द्वारा वो बहती हुई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही होती है, रचयिता के पास ही जा रही होती है, और ये तरंगे ही रचयिता हैं। तो यानी हमारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं तरंगों के अंदर होती है, सबकी, चाहे पहली घनत्वता हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबकी अपनी अपनी तरंगों के अंदर ये है, और ये सारी घुली मिली होती हैं आपस में। इसलिए सबकी, इसलिए रचयिता इसलिए हाईली इंटेलिजेंट इसलिए हैं क्योंकि तरंगे अलग अलग नहीं हैं, ये सारी आपस में घुली मिली हुई हैं। इनके अंदर जितना अंदर 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 घुसते जाओगे ना आप, उतनी तेज़ी से ये कांपती जाएंगी। तो इससे रचयिता को मिल रहा होता है अनुभव। यानी आप लोग जो जो चीज़ें कर रहे हो, मान लो अब हम में से सारे लोग अलग अलग चीज़ें तो कर ही रहे होंगे ना, कोई खाना बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई किसी जगह नौकरी कर रहा है, कोई किसी जगह पे कुछ कर रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई पहाड़ों में घूम रहा है, कोई किसी देश में भ्रमण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब रचयिता बनने के लिए आपको क्या चाहिए? रचयिता बनने के लिए आपको वो सारे अनुभव चाहिए जो उस व्यक्ति को मिल रहे हैं, इन सब लोगों को मिल रहे हैं।
तो इसीलिए होता क्या है, अब जैसे चौथी घनत्वता में जाएंगे, चौथी घनत्वता में वो सारे अनुभव आपको एक ही जगह से बैठे बैठे कैसे मिलते हैं, वो ऐसे मिलते हैं कि पहली बात आपके पास उनकी आंशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको अवेलेबल कराए जाते हैं एक ग्रह के, ताकि आप वहाँ से सीख सकें। वो बिल्कुल एक तरीके का गूगल है आपके लिए, जहाँ पे उन लोगों की सोच, शब्द और कर्म, वो सारी चीज़ें। प्लस रा ने एक सेशन के अंदर बताया था कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दृश्यता में दिखाई जाती हैं, यानी कि आपके सामने एक टीवी सा चल रहा होगा, एक ग्रह की पूरी, एक ग्रह के ऊपर क्या चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। तो आपको किसी और व्यक्ति की तरह अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से बैठे बैठे उस पूरे ग्रह की जितनी जानकारी है वो ले पा रहे हो और सारा अनुभव ले पा रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति को देख पा रहे हो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। तो छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और छुपाया भी नहीं जा सकता उसको। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जब आप ऐसे सोच के देखिए कि मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, अब टीवी देखना, टीवी के अंदर कोई फिल्म चल रही है, आप तो केवल ऑब्जर्वर हो, आप तो केवल वो फिल्म देख रहे हो ना। अब आप उस फिल्म के अंदर तो कोई जाके चेंज ही नहीं कर सकते ना, वो तो डायरेक्टर है जो चेंज करेगा उसको। डायरेक्टर अगर हीरोइन को बोलेगा ऐसे कर तो वो ऐसे करेगी, वो उसको हीरो को बोलेगा ऐसे कर तो ऐसा करेगा, विलन को बोलेगा ऐसे कर तो वो वैसा करेगा। हालांकि वो उनकी आज़ादी का उल्लंघन है कि वो ऐसे बोल बोल के करा रहा है, लेकिन उनकी भी आज़ादी उन्होंने खुद ही उसका उसके हाथ में दे रखी है कि भाई तुम्हें जैसे कराना है करा लो, अपने को तो काम चाहिए, पैसे चाहिए, ख़त्म कहानी। ठीक है, लेकिन आप एज एन ऑब्जर्वर उस फिल्म को देख रहे हो ना। लेकिन होता क्या है, उस फिल्म को देखते हुए हम इमोशनली अपने आप को उससे अटैच कर लेते हैं। ये कैसे होता है भाई, टीवी पे फिल्म चल रही है, किरदार दो अलग अलग है, पर आप क्यों उससे अटैच हो रहे हो? आप उससे अटैच इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपके इमोशंस जो है ना वो इन्हीं तरंगों द्वारा उनको महसूस कर रहे हैं। और वो जो तरंगे हैं ना आपके अंदर, किस चक्रा को वो कर रही है ना, क्या कहते हैं, किस चक्रा के अंदर गतिविधि ला रही है, ये उस पर आधारित है। हो सकता है रूट चक्रा पे, अगर आप कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिसके अंदर सर्वाइवल ज़्यादा दिखा रहा हो, लोगों की इच्छाएं, डिज़ायर दिखा रहा हो, कन्फ्यूजन बहुत हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑरेंज चक्रा में देखोगे पर्सनल इमोशनल आइडेंटिटी, आप किसी से अपने आप को अटैच कर लोगे। जैसे कई लोग होते हैं कि किसी हीरो से अटैच कर लिया अपने आप को कि भाई ये हीरो जो है ये मेरा आइडियल है, ठीक है, उससे अटैच कर लिया, तो आपका ये जितनी भी गतिविधियाँ होंगी आप अभी ऑरेंज चक्रा के अंदर ही कर रहे हो। येलो रे जो होता है आपका पावर, आप देखते हो कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, हीरो विलन से ज़्यादा पावरफुल है या विलन हीरो से ज़्यादा पावरफुल है, या आप एक गुट को दूसरे गुट से लड़ते हुए देख के आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, या एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है उसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो आपका येलो वाला जो चक्र है उसमें ज़्यादा गतिविधि हो रही है। ठीक है, ये नीचे के तीन में। लेकिन उसी की जगह पे आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को एक फिल्म के अंदर देख रहे हो जो कि सबसे ही प्रेम करता है, और वो इतना मतलब निष्पक्ष प्रेम है उसका, वो जो भी कोई व्यक्ति कैसा भी हो सबसे ही प्रेम करता चला जा रहा है, किसी को जज भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और आराम से मतलब सबके साथ घुल मिल रहा है, बड़ा प्यार है उसको, सब प्यार करते हैं। तो उसमें आपका ग्रीन चक्र एक्टिवेट होगा, आप उसको देखते वक्त आपके अंदर एक अलग सी भावना होगी। तो इस छोटे से जवाब को समझाने के लिए इतना लंबा जो हमें बोलना पड़ा दोस्तों, इसको इसलिए बोलना पड़ा ताकि आप इसे ज़िंदगी से लगा के देख सको। और जैसा कि राह ने कहा था, आप इन सत्रों को लोगों को उस तरीके से बताना ताकि उसे अपनी ज़िंदगी से लगा कर देख सकें। तो हमने आपको ज़िंदगी के जो हमारे वास्तविक उदाहरण है ना उनसे अटैच करके हम लोगों ने इस बात को समझाया है यहाँ पे कि राह क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें जो एंड में जो एक चीज़ बोली राह ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने एक चीज़ कहा कि एंड में अगर आप ये देखो कि भाई अगर किसी चीज़ की संभावना ही नहीं है तो अनुभव ही जनरेट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यदि किसी चीज़ को नहीं समझने की कोई संभावना नहीं होगी तो उसकी समझ भी नहीं होगी, इस प्रकार कोई अनुभव भी नहीं होगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए कहीं जंगल में कोई जगह है, आपको पता नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है आपको वो जगह, तो जब वो जगह पे आप गए ही नहीं, उसका अनुभव किया ही नहीं, तो मतलब उसकी समझ भी तो नहीं हुई ना आपको। तो राह ने यही कहा उसकी तो संभावना भी नहीं है, और उसकी संभावना ना होने के कारण आपके पास उसकी समझ भी नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो अनुभव भी जनरेट नहीं होगा। इस वजह से क्रिएटर को क्या होता है, सारी चीज़ों की संभावनाएं भी पता होती हैं और उसकी समझ भी होती है उनको, और उनके पास उसका अनुभव भी होता है, क्योंकि वो सारे अनुभव आप लोगों के द्वारा रचयिता ले रहे होते हैं। आप तो ले ही रहे होते हो, रचयिता भी ले रहे होते हैं, और एंड में जाके आपको बिल्कुल वैसा ही रचयिता बनना है जो सबके अनुभव ले सके। यानी कि
सबके अनुभव ले सके, उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उनको उसके हिसाब से दे भी सके। लेकिन फ्री विल का पालन करना पड़ेगा। यदि वो मांगेगा तभी उसे दिया जाएगा। अगर वो खुद जाके गड्ढे में गिर रहा है तो वो भी अनुभवी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी जैसी स्वतंत्र इच्छा है वो उसके हिसाब से कार्य करे। खैर दोस्तों, यह सत्र काफ़ी लंबा होने वाला है एंड इसमें काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। तो इसको हम लोग अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।